साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि हमारी एक क्लास जो बीच में रोक दी थी हमने गुरुत्वीय त्वरण की, उसका एक हिस्सा जो है वो छूट गया था, है ना। क्लास बीच में किसी कारण से रोकनी पड़ी, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, मतलब जी के मान में परिवर्तन। स्मॉल जी, छोटा जी जो है उसके मान में परिवर्तन, ठीक है। तो उसी को लेकर चल रहे हैं आगे, और हमारा हेडिंग रहेगा जी के मान में परिवर्तन। और देखेंगे उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, वो चीज़ें कहाँ कहाँ प्रभाव डालेंगी, उन सब के बारे में। तो हेडिंग है हमारा गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, क्या परिवर्तन आएगा सुने, देखें। देखो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME/RE का स्क्वायर, ठीक है भाई। जहाँ बड़ा जी क्या है, जहाँ कैपिटल जी का मतलब होता है सार्वत्रिक नियतांक। बड़ा जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक नियतांक मतलब इसका जो मान है वो चेंज नहीं होगा, ये सार्वत्रिक नियतांक होता है या स्थिरांक होता है। बड़े जी की वैल्यू कोई पूछता है तो बड़े जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। देखो, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ME क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है ME। और ME की वैल्यू जो होती है वो भी निश्चित होती है बेटा। ME की वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है ME की? 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, रेलवे जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। अब बचा RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। क्या है ये? पृथ्वी की त्रिज्या है। वैसे तो पृथ्वी की त्रिज्या औसतन रूप में फिक्स है ना। 6 गुणा 10⁻6 मीटर है ना, 6 मीटर है, निश्चित है मतलब। लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोला नहीं है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोला नहीं है, बल्कि वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। कैसी है? ध्रुवों पर पृथ्वी जो है वो चपटी है। तो जी जो निर्भर करता है, जी की जो वैल्यू निर्भर करती है वो निर्भर करती है RE मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के। और जी व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं इसे पूरे को स्थिर मान लूँ तो ये व्युत्क्रमानुपाती है RE के। इससे दो बातें सामने निकल कर आएंगी। उल्टा प्रभाव है, व्युत्क्रम प्रभाव है कि कहीं अगर RE का मान ज़्यादा है तो वहाँ जी का मान कम होगा, और कहीं RE का मान कम है। पृथ्वी की त्रिज्या जहाँ कम है वहाँ जी का मान ज़्यादा होगा। कितने से ज़्यादा होगा? 9.8 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो छोटा जी जो मैंने बताया था कि छोटे जी की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और छोटे जी को आप क्या कहते हैं? छोटा जी, स्मॉल जी जो है वही तो गुरुत्वीय त्वरण है। छोटा जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अब सवाल यहाँ से आपको सुनना, देखिए सवाल ये सुनना है आपको कि जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा वहाँ जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, और जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या का मान कम होगा वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट हम लोग देखना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो अगर हम देखें इन सब चीज़ों को, ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो पहला हमें पृथ्वी का आकार देखना पड़ेगा। वैसे जी का मान सामान्यतः कितना होता है?
मैंने बताया था 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। कोई पूछेगा समुद्र जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? समुद्र तल पर। कितने अक्षांश पर ज़्यादा होता है? 45 डिग्री अक्षांश पर। तो 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। अब हम देखना चाह रहे हैं पृथ्वी के आकार के बारे में। तो मैंने जैसा बताया था बेटा कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि वो ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है ना। ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है बेटा? ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। जैसा ये भूमध्य रेखा हो गई और ये मान लीजिए उसके ध्रुव हो गई है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हम देखें तो पृथ्वी का आकार तकरीबन अंडाकार है, मतलब ऐसी हमारी पृथ्वी है, ये ऐसी पृथ्वी है लगभग। तो ये पृथ्वी का केंद्र है, ये सेंटर है। अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कि ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा बेटा? उत्तरी ध्रुव, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल। और ये पूरी रेखा क्या है? ये पूरी रेखा है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। इसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम बोल देते हैं विषुवत रेखा, इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, और अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन, इसी को हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि भाई हर दूरी जो है पृथ्वी के केंद्र से नापी जाएगी। तो यहाँ पृथ्वी के केंद्र से नापने पर 2 त्रिज्याएं निकल कर आ रही हैं। एक त्रिज्या ये है RE और एक त्रिज्या ये है ध्रुवों वाली, ये है RE। ये दोनों हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या, लेकिन बराबर नहीं है। अब तुम चित्र में देखकर खुद बताओ, खुद चित्र में देखकर मुझे ये बताओ बेटा कि इसमें से कौन सी त्रिज्या आपको बड़ी नजर आती है? ये वाली त्रिज्या बड़ी है, ध्रुवों वाली बड़ी है, या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या बड़ी है? चित्र को अगर हम देखें तो चित्र को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भूमध्य रेखा वाली जो त्रिज्या है वो बड़ी है और ध्रुवों वाली त्रिज्या छोटी है। और मैंने आपको बताया था, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ RE का मान ज़्यादा दिखाई देगा वहाँ G का मान कम होगा, और जहाँ RE का मान कम होगा वहाँ G का मान ज़्यादा होगा। उल्टे हैं एक दूसरे के। पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। तो अब बताओ मुझे कि भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर G का मान ज़्यादा होगा या ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर G का मान ज़्यादा होगा? तो स्मॉल g का मान कहाँ ज़्यादा होगा? स्मॉल g का मान कहाँ ज़्यादा होगा? कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ त्रिज्या कम है। त्रिज्या कहाँ कम है? ध्रुवों पर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। देखो, पहली बात आपको ये याद रखनी है, फर्स्ट बात क्या याद रखनी है? फर्स्ट बात आपको ये याद रखनी है कि भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर G का मान अधिक होता है। भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर G का मान ज़्यादा होगा। क्यों होगा G का मान ज़्यादा? क्योंकि यहाँ त्रिज्या कम है, यहाँ त्रिज्या कम है। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे उल्टा करके क्या लिखोगे? कभी कभी तुम्हें ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, इसे उल्टा करके कहोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखिए, ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर G का मान कम होता है। मतलब भूमध्य रेखा पर कम होगा और ध्रुवों पर ज़्यादा होगा। तो दोनों बातें सेम है, ध्रुवों पर ज़्यादा होगा, भूमध्य रेखा पर कम होगा। इसी बात को एक और तरीके से हम लोग कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कि अगर मैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलना शुरू कर दूं, किधर को?
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलना शुरू कर दूं तो यहाँ जी का मान कम है भूमध्य रेखा पर, जैसे ही मैं ध्रुवों की तरफ आगे की तरफ बढ़ूंगा वैसी वैसी जी का मान भी बढ़ेगा। तो इस बात को तुम ऐसे भी एग्जामिनर कह सकता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान, बोलो भाई, भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो जब ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है, भूमध्य रेखा पर कम है तो फिर बढ़ेगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ठीक है, अब देखो ऐसी बेटा एक और इसी का उल्टा क्या बनाओगे। अब जब भूमध्य रेखा से तुम ध्रुवों की तरफ जा रहे थे तो जी का मान बढ़ता था। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आओ, नीचे की तरफ आओ, तो बढ़ती हुई त्रिज्या आपको मिलेगी। देखो ये त्रिज्या है, छोटी है, मान लो यहाँ से दूरी और बढ़ेगी, यहाँ से दूरी और बढ़ेगी, यहाँ से और बढ़ेगी, यहाँ से और बढ़ेगी। जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे जी का मान कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। अब देखो एक सवाल मैं बनाता हूँ, अभी तो इतना मैंने आपको बताया है, मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था, उसे लिंक करो आप। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि W मतलब भार बराबर होता है mg, पढ़ाया था। इसका मतलब W अनुक्रमानुपाती G के, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा ना, है ना, भार पर परिवर्तन पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ G का मान ज़्यादा होगा वहाँ भार का मान कैसा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सेम है, समानुपाती है। जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा वहाँ भार भी ज़्यादा होगा, और जहाँ जी का मान कम होगा वहाँ भार भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए भार निर्भर करता गुरुत्वीय त्वरण पर, भार परिवर्तनशील है, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, वो अपरिवर्तनशील होता है। तो अब सवाल मेरा ये है कि बताइए भूमध्य रेखा पर की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक वस्तु जो है वो भूमध्य रेखा पर रखी हुई है और एक वस्तु जो है वो ध्रुवों पर रखी हुई है। बताइए वस्तु का भार कहाँ ज़्यादा होगा, ध्रुवों पर ज़्यादा होगा या भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगा, बोलो। तो जहाँ जी का मान ज़्यादा होगा, जी का मान कहाँ ज़्यादा होगा, जी का मान ज़्यादा है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा है, ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा है, इसलिए वस्तु का भार भी ज़्यादा होगा। तो भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए वस्तु का भार बढ़ जाता है। अगर मैं कहूँ कि देखिए ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है ना, इसी वजह से हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार कम होगा, ध्रुवों पर भार ज़्यादा होगा। अब जैसे ही सवाल है यहाँ से देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो अगर मैं कहूँ एक वस्तु है बेटा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है, ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो जी का मान बढ़ेगा। अब जी का मान जब बढ़ेगा तो भार कैसा हो जाएगा, बढ़ेगा। तो सवाल पूछेगा तुमसे कि एक वस्तु या किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहा है, बताइए उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भार स्थिर रहेगा, भार घटेगा, भार बढ़ेगा, इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए जब जी का मान बढ़ेगा तो भार का मान बढ़ेगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ अगर कोई व्यक्ति जाता है, वस्तु जाती है, तो उसका भार बढ़ता है। अब इसका उल्टा देखो, अगर कोई वस्तु ऐसी है ना, जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो जी का मान घटता है, तो भार घटेगा, फिर क्या होगा, भार घटेगा। तो सवाल पूछ लेगा कि एक व्यक्ति है जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है, उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भार फिर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जी का मान घट रहा है। ठीक है, तो 4 इफेक्ट मैंने आपको ये बता दिए। ठीक, और सुनिए आप, और सुनिए, देखिए जी के मान में परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए
जैसे ही आप लोग धरातल से ऊपर जाएंगे, धरातल वो होता है जहाँ जमीन शुरू होती है, जहाँ हम बैठे हैं, है ना। धरातल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है भैया। चलिए दूसरी बात और देखें, ये 5वां इफेक्ट हो गया। छठा इफेक्ट देख लें। धरातल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। ठीक है। और देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। और देखिए, अंतरिक्ष या निर्वात या अंतरिक्षयान में जी का मान क्या होता है? 0। अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो ऑप्शन कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे सवाल पूछेगा। बताइए, जी का मान सर्वाधिक होगा कहाँ? सबसे ज़्यादा होगा धरातल पर, पहाड़ की चोटी पर, किसी खान के भीतर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, किसी खान के भीतर। ठीक है, खान मतलब ज़मीन के नीचे जो खान, खदान है, कुआं है, ऐसा मान लीजिए, उसके भीतर। तो इनमें बताओ कि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो धरातल पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही धरातल से ज़मीन से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जी का मान घटता है ना। एक वस्तु है जो धरातल से, या एक व्यक्ति है जो धरातल से माउंट एवरेस्ट पर जाता है, माउंट एवरेस्ट पर, तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। जब मैंने बताया है कि जी का मान घटेगा तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई कहीं अगर जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, जी का मान घटेगा तो बेटा भार घटेगा। अगर कोई वस्तु ऐसी है जो धरातल से माउंट एवरेस्ट पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो बताओ उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा सीधा हिसाब है, जब ऊपर जाने पर भार घटता है, ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, तो भार भी घटेगा। क्या होगा? भार भी घटेगा ऊपर जाने पर। फिर कह रहे हैं धरातल से नीचे कुछ सुरंग है, कोई कुआं है, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। जब जी का मान घटेगा बेटा, जी का मान घटेगा तो भार क्या होगा? भार भी घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का कितना भार होगा? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 है, इसलिए W बराबर mg। जब जी का मान 0 हो जाएगा तो बेटा भार कितना आएगा? भार 0 होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होता है। अंतरिक्ष में, निर्वात में, अंतरिक्षयान में कहीं भी अगर देखेंगे तो जी का मान 0 होता है, इसलिए भार कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भार भी 0 हो जाएगा। तो भार का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके लिंक को आप यहाँ उस वाले अभ्यास का, उस वाले टॉपिक की यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। भार में कैसे कैसे परिवर्तन होता है उसको आप देख सकते हैं। पहले आप वो भार वाला टॉपिक पूरा पढ़ लें और फिर इस वाले टॉपिक से उसकी तुलना करें। ठीक है, कि भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वस्तु इन अवस्थाओं में है। तो ऐसे देखिए, एक सुना होगा आपने, एक सूत्र होता है कि जी डैश बराबर होता है ना, जी ई माइनस डब्लू ओमेगा आर ई स्क्वायर। मतलब जी डैश बराबर होता है एक मिनट, जी डैश बराबर होता है जी ई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से देखें भाई। देखिए ये जी ई क्या है? तो यह है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण।
पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और आर ई क्या है, तो आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या में कोई स्थिर मान लें, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है पृथ्वी का कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग। अब यहाँ से बात देखो, पृथ्वी की त्रिज्या को स्थिर मान लो, वो ना बदल रही है ना घट रही है। अगर ओमेगा का मान बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा मान होगा, अगर वो माइनस करोगे किस में से, इसमें से घटाओगे जी ई में से, तो मान घटेगा, कम मान आएगा। और अगर ओमेगा का मान कम होगा तो फिर जी डैश का मान कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। इसलिए एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता, देखिए सवाल आता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। सवाल इस तरीके से पूछेगा कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है वो तेजी से घूमना शुरू कर दे, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो बताइए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अस्थिर रहेगा, मतलब समान रहेगा, ये इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर हाँ जी का मान कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जा और जी का मान घट जाएगा तो बताओ वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भार भी घट जाएगा। अगर पृथ्वी जो 1667 है ना किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, घूम रही है अपनी अक्ष पर, अगर उसकी गति मान लीजिए दुगनी हो जा, 3 गुनी हो जा, अगर उसकी गति बढ़ जा, घूर्णन गति बढ़ जा, तो बताओ उस वस्तु के घूर्णन गति, पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर से उस वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घूर्णन गति के बढ़ने पर देखिए जी का मान घटेगा, इस वजह से उसका भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखो, एक और सवाल ये है, इसका उल्टा प्रभाव देखो, है ना। उल्टा प्रभाव ये हो जाएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर है ना जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है। अगर पृथ्वी की जो घूमने की गति है, अपने अक्ष पर घूमने की गति है, अगर वो कम हो जा तो जी का मान बढ़ जाएगा, और जैसे जी का मान बढ़ेगा वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो, भार बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान बढ़ेगा, W बराबर mg, भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोनों फैक्ट, बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में खूब आते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी अगर तेजी से घूमती है तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, पृथ्वी अगर इसकी स्पीड घूमने की कम हो जाए किसी कारण बस, तो फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, और जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा वैसे भार बढ़ जाएगा, और जैसे ही गुरुत्वीय त्वरण का मान कहीं घटेगा तो भार का मान घट जाएगा। 2 फैक्ट और हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। क्या? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 होता है। अगर मैं GM कहूँ, M का मतलब मून, वो बराबर होगा 1/6 किसका? 1/6 किसका? किसका 1/6 होगा? पृथ्वी का, GE का 1/6। अब सवाल वही है जो मैंने पहले बताया था कि W बराबर होता है mg। बोलो, अगर भार घट जाएगा, अगर देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो भार का मान घटेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर जो होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। अगर मान लो किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार वेट फॉर है ना अर्थ, अगर मान लो 60 न्यूटन है मान लीजिए,
तो उसका मून पर भार कितना होगा, WM, M का मतलब होता है मून, मून पर भार कितना होगा, 60 का 1/6 कर दो, कितना बैठेगा 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। ऐसे बताया जाता है कि मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5 होता है। मतलब अगर मैं जी मार्स की बात करूं, मार्स मतलब मंगल, तो वो पृथ्वी पर जीई का कितना होगा, 2/5, करेक्ट। तो ऐसे ही पूछ सकता है वो कि बताइए कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार WE का मान 60 न्यूटन है, तो बताओ उसका भार का मान मार्स पर कितना होगा, मंगल पर उसका मान कितना होगा मार्स पर। तो मंगल पर मान कितना होगा, देखो 60 है, 60 का 2/5 कर दो, तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 kg आएगा, या 24 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको बताया वो सब भार से रिलेटेड है और वो सभी गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड है, ठीक है। इनको अप्लाई करेंगे, भार के केस में अप्लाई करेंगे इनको हम, इसी को अप्लाई करेंगे हम सरल लोलक के आवर्तकाल में, जो T = 2π√L/g आएगा उसी में लगाएंगे। बहुत सारी जगह ये है ना, यांत्रिकी में छोटे जी का मान इस्तेमाल होता है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। जब मैं ये पूरा चैप्टर फिनिश करा दूंगा मैकेनिक्स का, तो उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा। टेस्ट में जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तब आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो बेटा नोट्स बनाते रहो और अपने कमेंट करते रहो, किसी को कुछ मालूम करना है, ठीक है, उनके जवाब आपको क्लास में दिए जाएंगे, ठीक। और इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।